आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,703 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 14,83,156 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 33,425 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भारत के एहसानों से बना बांग्लादेश आज राम मंदिर पर कर रहा है टिप्पणी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो अब राम मंदिर पर बांग्लादेश की भी प्रतिक्रिया आ गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने रविवार को कहा कि भारत सरकार और भारतीय समाज को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बांग्लादेश के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते प्रभावित हों। बांग्लादेशी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को शुरू करने से वहां के कट्टरपंथियों और शेख हसीना के विरोधियों को राजनीतिक रूप से मौका मिल जाएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से शेख हसीना की मुलाकात का भी बचाव किया और कहा कि बातचीत में भारत को लेकर कोई बात नहीं हुई, जिसके बाद इमरान खान के दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि इस बातचीत में कश्मीर का भी मुद्दा उठाया गया। अब कौन सा देश सच बोल रहा है, ये बात कोई नहीं जानता। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। हम मंदिर निर्माण से अपने संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हालांकि मैं भारत से अपील करता हूं कि वे किसी भी ऐसे घटनाक्रम को ना होने दे जिससे हमारी खूबसूरत और गहरी दोस्ती को चोट पहुंचे। ये बात दोनों देशों पर लागू होती है और दोनों पक्षों को इस तरह के काम करने चाहिए ताकि किसी भी तरह की बाधा को टाला जा सके। बांग्लादेश के कुछ नेताओं का कहना है कि भले ही राम मंदिर का निर्माण भारत का आंतरिक मसला है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों पर इसका भावनात्मक असर पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदू लोगों की जनसंख्या कुल आबादी की सिर्फ 5% है, जबकि आजादी के वक्त ये करीब 35% थी। और अब जानिए, चीन का साथ देकर भारत के लिए नया खतरा बन रहा है बांग्लादेश। दोस्तों, शेख हसीना ने भारतीय राजदूत से मिलने से किया इनकार। जी हाँ, बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। भारत की मदद से वह पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना, जहाँ शुरुआत से ही भारत बांग्लादेश के संबंध बेहद मजबूत रहे। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध कभी सहज नहीं रहे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियों के चर्चे बढ़ रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के एक प्रमुख अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना कई अनुरोधों के बाद पिछले 4 महीनों में भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात नहीं कर रही है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार बोरेर कागज की ये रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना के 2019 में सत्ता में आने के बाद से भारतीय परियोजनाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, लेकिन चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। आगे लिखा है कि भारत की चिंताओं के बावजूद बांग्लादेश ने चीनी कंपनियों को एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली पिछले 4 महीनों से बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। कोरोना महामारी के दौरान भारत से मदद लेकर बांग्लादेश ने शुक्रिया तक अदा नहीं किया था। दोस्तों, क्या भारत को इस बारे में बांग्लादेश से बात करनी चाहिए या नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तरह ही शेख हसीना से भी बातचीत बंद कर देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत सरकार की रडार में आई PUBG समेत करीब 275 चीनी ऐप्स हो सकती है बैन। दोस्तों, भारत में 59 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद अब सरकार चीन के कुछ अन्य 275 ऐप्स को बैन करने की तैयारी में है। सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप्स किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं है। सूत्रों के अनुसार जिन कंपनियों के सर्वर और ऑफिस चीन में हैं, उन पर पहले रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इन 275 ऐप्स में सबसे प्रसिद्ध गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है, जो चाइना की टेंसेंट कंपनी का ही हिस्सा है। साथ ही इसमें Xiaomi की बनाई गई जेली ऐप, सामान बेचने वाली AliExpress ऐप, रेसो ऐप और टिकटॉक कंपनी की ही YouLike की भी शामिल है। आपको बता दें कि सरकार जल्द ही चीनी कंपनियों के सभी ऐप्स को एक साथ बैन कर सकती है, क्योंकि चीन में ही भारत के एक भी ऐप नहीं चलते हैं। आपको बता दें, फिलहाल चीन के ऐप्स पर लगातार रिव्यू किया जा रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनमें कहीं चीनी सरकार की फंडिंग तो नहीं है। दोस्तों, क्या भारत में PUBG बैन होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, फिर लग सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे PM मोदी। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के कई राज्यों में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के हालात पर बातचीत करेंगे। 30 जुलाई को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के CM संग PM की वर्चुअल मीटिंग होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव भी मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 7वीं बैठक है। इस बैठक में अनलॉक 3 के अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होने की भी संभावना है। वहीं 27 जुलाई को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के 3 नए कोरोना लैब का उद्घाटन भी कर चुके हैं। आपको बता दें, आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुछ राज्यों में अभी भी दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले आसमान छू रहे हैं, तो वहीं देश में अब रोज 50,000 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है इस बैठक में PM मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाने का आदेश दें, ताकि समय रहते इन मामलों को यही रोका जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगना सही है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।
और अब जानिए कई ताकतवर देशों की सीमाएं लांघकर भारत पहुंचेगा रफेल, पाकिस्तान की बढ़ी बेचैनी। जी हां, भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने और दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए 5 रफेल फाइटर जेट फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। और बता दें कि फ्रांस से निकले फाइटर जेट 5 से 6 देशों के ऊपर से होकर गुजरेंगे। फ्रांस से भारत आते समय 5 फाइटर प्लेन को आज को संयुक्त अरब अमीरात के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा। साल 2016 में भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 रफेल फाइटर जेट के करार के बाद 5 रफेल अब 2020 में भारत की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं। 36 रफेल में से पहले 5 विमानों की पहली खेप ने भारत के लिए फ्रांस के मेरिग्नाक बेस से उड़ान भर दी है। बता दें कि भारत के समय के मुताबिक दोपहर 12 के आसपास रफेल ने उड़ान भरी थी। इस मौके पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी मौजूद थे। उन्होंने उड़ान से ठीक पहले भारतीय पायलट से मुलाकात की और भारत सरकार की तरफ से कोरोना काल में समय पर डिलीवरी देने का उनका धन्यवाद भी दिया। वहीं इस दौरान रफेल जेट कई देशों की सीमा को पार करेंगे। फ्रांस से भारत के बीच में इटली, टर्की, इराक, ईरान और पाकिस्तान आते हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने भारत के पूछने से पहले ही रफेल को पाकिस्तान के रास्ते से ले जाने से इनकार कर दिया। इसीलिए रफेल रूट में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, पहले भारत को किस देश पर रफेल का परीक्षण करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए मुश्किल वक्त में भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है फ्रांस। रफेल विमान के बाद अब भेजे ये जरूरी सामान। दोस्तों, भारत इन दिनों कई चुनौतियों का सामना एक साथ कर रहा है। एक और पूरे देश में कोरोना महामारी फैल चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर लद्दाख में सीमा पर चीन आंख दिखा रहा है। भारत के दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 1 पाकिस्तान भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में भारत को अपने करीबी दोस्त फ्रांस का साथ मिला है, जहां फ्रांस ने सोमवार को भारत के लिए 5 रफेल विमान रवाना किए, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से लड़ने के लिए तमाम मेडिकल इक्विपमेंट भी भेजे हैं। दरअसल फ्रांस और भारत में काफी पुराना रिश्ता है। वहां के राष्ट्रपति ने कई बार मुश्किल वक्त में भारत की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। हाल ही में उन्होंने कोरोना से लड़ाई में भारत को मेडिकल इक्विपमेंट देने का ऐलान किया था और सोमवार को राष्ट्रपति मैक्रो ने ये वादा पूरा किया, जिसमें 1000 वेंटिलेटर्स, 50,000 टेस्ट किट और 50,000 नोज थ्रोट स्वैब भेजे हैं, जिससे भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट करके उनका शुक्रिया भी अदा किया है। दोस्तों, फ्रांस की इस मदद के लिए एक लाइक जरूर करें। और अब जानिए नेपाल में आई ये बड़ी मुसीबत, देख चीन ने पीछे किए हाथ। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में बीते कई दिनों से हो रहे बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल का पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पश्चिमी नेपाल का मायागढ़ी जिला में सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कई लोग लापता हैं, जिसके लिए तलाशी अभियान व राहत बचाव का काम भी जारी है। मायागढ़ी जिले में सैकड़ों लोग व्यवस्थापित हुए हैं और बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित लोगों को लोकल स्कूलों व सामुदायिक केंद्रों में शरण दी गई है। बता दें कि हिमालय की तराई इलाके में बीते 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल का मायागढ़ी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस जिले में अब तक 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं मलबे में कई लोगों के अभी भी दबे होने की संभावना है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव का काम जारी है। नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 132 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 128 लोग घायल हुए हैं व 53 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर से बेघर होना पड़ा और इस मुसीबत के लिए नेपाल ने अपने नए दोस्त चीन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन फिलहाल तो चीन की तरफ से इसके लिए किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, नेपाल के साथ ये सही हो रहा है या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए 20 राज्यों के 150 शहरों में अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान। जहां दोस्तों देश भर में मानसून का असर देखा जा रहा है और मुंबई में बारिश अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और बिहार में भयानक बाढ़ की विभीषिका सामने है। मानसून का सिस्टम अभी भी एक जैसा नहीं है। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश देखी जा सकती है। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के 20 राज्यों के करीब 150 शहरों में बारिश की संभावना है। ये बारिश कहीं हल्की होगी तो कहीं तेज, साथ ही तेज हवा और आंधी भी चल सकती है। गरज व चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा से अलग अलग जगहों पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में 1 या 2 जगह पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी संभव है। इसके साथ ही आंधी तूफान और बिजली गिरने का भी अंदेशा बताया गया है। आप भी अनुमान को देखते हुए अपने अपने राज्य के अनुसार पहले से ही इससे बचने के तरीके ढूंढ लें। दोस्तों, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट में बताएं। और अब जानिए ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल ऐप से पता चल जाएगा सामान असली है या नकली। जी हाँ, अब अगर आप बाजार से कोई ऐसा सामान लेने जाएं जिस पर ISI या हॉलमार्क का निशान लगा हो, तो आप ये तुरंत जान पाएंगे कि वो सामान असली है या नहीं। भारत मानक ब्यूरो यानी BIS ने यह पता लगाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। BIS केयर नाम है
है मोबाइल ऐप का, भारतीय मानक ब्यूरो ने आज BIS केयर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप ग्राहकों को असली और नकली सामान में फर्क करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बाजार से पंखा या कोई अन्य सामान खरीदने जाएं तो उस पर ISI का निशान लगा रहता है। अगर आपको शंका होती है कि पंखा उस ब्रांड का नहीं लग रहा जिसका नाम उस पर लिखा है, तो आप इस BIS केयर नाम के ऐप पर ISI निशान का नंबर लिखकर ब्रांड और उसकी कंपनी की पूरी जानकारी ऐप पर देख सकते हैं। नंबर लिखते ही मालिक समेत उस ब्रांड और कंपनी की पूरी जानकारी आपके मोबाइल ऐप पर सामने आ जाएगी। दोस्तों, आज ये सरकारी ऐप डाउनलोड कर लें। और अब जानिए, कोरोना के बीच दिल्ली सरकार ने रोजगार के लिए शुरू किया पोर्टल नौकरी चाहने वालों को मिलेगा मौका। जब से लॉकडाउन लगा है तब से और भी मुसीबतें लोगों को घेर कर बैठ गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी मुसीबत थी लोगों की जॉब। जी हाँ, महामारी के साथ साथ मंदी ने भी भारत के लोगों को आकर घेर लिया, जिससे लोगों की जॉब जाने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो गया और उन्होंने भी अपनी कंपनियों के कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया, जिससे बेरोजगारी पैर बसाने लगी। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका भी हल लेकर दिल्ली वालों के सामने आ गए हैं। जी हाँ, केजरीवाल ने एक ऐसी वेबसाइट की शुरुआत की है जिससे वो लोग जिन्हें जॉब की जरूरत है वो यहाँ आकर अपने पसंद की जॉब देख सकते हैं और इसके साथ साथ कंपनी के HR से डायरेक्ट बात करके जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको jobs.delhi.gov.in पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी डालकर जॉब देखना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोजगार चाहने वालों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं। और अब जानिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को G7 में वापस लेने का प्रस्ताव दिया, जर्मनी ने किया खारिज। दोस्तों, जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस को G7 के समूह में वापस आमंत्रित करने के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये बात जर्मनी के विदेश मंत्री हेको मास ने सोमवार को किए गए एक समाचार पत्र को साक्षात्कार में कही है। पिछले महीने ट्रंप ने G7 के फिर से विस्तार के लिए रूस को इसमें शामिल करने की संभावना को उठाया था। रूस को वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को कब्जे में कर लेने के बाद G7 से निष्कासित कर दिया गया था, परंतु जर्मनी को G7 में रूस की वापसी की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस की तरफ से क्रीमिया में संघर्ष को सुलझाने की कोई सार्थक कोशिश नहीं दिखाई देती और न ही पूर्वी यूक्रेन में कोई हलचल नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप रूस से बात करने की कोशिश करेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि रूस फिर से इस प्रस्ताव को खारिज करेगा या G7 के समूह में शामिल होने के लिए मान जाएगा। दोस्तों, क्या भारत को रूस के बिना ही G7 में चले जाना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए